पूरी तरह से बर्बाद करना है तो पानी उनका छीन लो, किसान सब बर्बाद हो जाएंगे, खेती करेंगे कैसे? तो पानी तो अंग्रेजों ने छीना है। और आपको मैं एक जगह का कभी एक दस्तावेज दिखाऊंगा, मौका मिला। उड़ीसा का मेरे पास एक दस्तावेज है सन 1870 के आसपास का, जिसमें एक अंग्रेज कलेक्टर ने नियम बना दिया कि जो नहर होती है ना, नहर में पानी तो छोड़ने का अधिकार सरकार के हाथ में है ना, कब पानी छोड़ना कब नहीं छोड़ना। तो 1870 में गंजाम जिले के कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पानी नहर में उन दिनों में छोड़ा जाए जब खेत में फसल ना हो, जब फसल खेत में खड़ी हो पानी नहीं छोड़ा जाए नहर में। ये आदेश जारी किया गंजाम के कलेक्टर ने। और उस जमाने का गंजाम जिला आज के उड़ीसा के 16 जिलों के बराबर है। ये एक जगह का मेरे पास दस्तावेज है, अगर ढूंढूंगा तो ऐसे सैकड़ों दस्तावेज और मिल जाएंगे कभी। हमें अभी ढूंढने हैं, बहुत सारे दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक जिले का मेरे पास है। हो सकता है संपूर्ण भारत देश के सभी जिलों में ऐसे ही कलेक्टरों के आदेश जारी हुए हों कि जब किसानों की फसल खड़ी हो तो नहर में पानी नहीं छोड़ा जाए, और जब फसल नहीं है तब पानी छोड़ा जाए। इस तरह के कानून बना के अंग्रेजों ने बर्बाद किया है इस देश को। और दुर्भाग्य से ये सब कानूनों की संख्या है 34,735। 34,735 कानून उन्होंने बनाए थे इस देश को खत्म करने के लिए पूरी तरह से। अब वही कानून आजादी के 64-62 साल के बाद भी चल रहे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन हुआ है। आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी बनाया, सीपीसी बनाया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया उन्होंने, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, एक कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1872 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। फिर इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया। एक बार एक मामला आया अंग्रेजों की अदालत में, ये मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं। जबलपुर के कोर्ट में एक अंग्रेजी सरकार के सामने मुकदमा आया था। एक बूढ़ी महिला, वो अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाई और उसने लकड़ी लगा के अपनी रोटी बनाई। एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि तुमने जंगल से लकड़ी लाई, ये कानून के विरोध में है, जंगल से लकड़ी चुनाना कानूनन अपराध है, उसमें जेल हो जाती है। तो उस महिला को पकड़कर जेल में ले गए। उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। तो मुकदमे में जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई वकील है? उस महिला ने कहा मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, वकील कहां से लाऊंगी, मैं ही मेरी वकील हूं। तो न्यायाधीश ने पूछा तुमको कुछ कहना है? तो उस महिला ने क्या कहा था वो मैं आपको वैसे का वैसा ही सुनाता हूं। अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर ये सारी बात कर रहा हूं। महिला कहती है कि अगर मैं अपने चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए जंगल से ना लाऊं तो अपनी रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ जलाऊं क्या? और उस महिला ने हमारी आंखें खोली, माने हमारे जैसे लोगों की। वो महिला कहती है कि ठेकेदार करोड़ों टन लकड़ी काट कर ले जाता है, उसको खुली छूट है, और मैं रोटी बनाने के लिए अगर 2 लकड़ी ले आई तो मुझे पुलिस की सजा है। ये कौन सा कानून अंग्रेजों ने बनाया है? दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी चल रहा है। साधारण गांव के गरीब लोग जंगल में अगर लकड़ियां उठा लाएं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनको जितना अत्याचार करते हैं आप सोच नहीं सकते। और इसी देश में ठेकेदारों को सैकड़ों किलोमीटर जंगल कट गए, सैकड़ों किलोमीटर के जंगल काट दिए ठेकेदारों ने, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बोलने दे। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात कहता हूं। हिंदुस्तान में मालूम है सबसे ज्यादा लकड़ी किसके लिए कटती है? सरकार के लिए। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है। और आपको एक दूसरी जानकारी मालूम है? क्या सरकार को फूकने के लिए कटती है क्या? है? सुनिए महाराज जी, मैंने बड़ा खोजा इस पर कि सरकार करती क्या है लकड़ी का। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है इस देश में। सारे ठेकेदार जो लकड़ी काटते हैं वो सरकार के लिए काटते हैं और सरकार के आदेश पर काटते हैं। सरकार वो लकड़ी नीलामी में देती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को। और इस हिंदुस्तान में हर साल 20 अरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 500 सिगरेट बनाने में पूरा एक पेड़ कट जाता है। सिगरेट है ना, उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है, वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है
क्योंकि सिगरेट का कागज बहुत संवेदनशील होता है, जरा सा सुलगाओ तो जल जाए। सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए, फिर सिगरेट को पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए, मैंने एवरेज निकाला 500 सिगरेट अगर पैकेट में बंद हो गई बनकर, तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में। करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए, और वो सिगरेट बनकर जो धुआं निकलता है, उस धुएं से जो फेफड़े गलते हैं और उससे जो कैंसर होता है और उससे जो मौतें होती हैं और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है, वो एक अलग हिसाब है। और फिर यही सरकार कितनी बेईमान और हरामखोर है कि सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन नहीं आना चाहिए टीवी में, उसके लिए नाटक भी करती है। सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी नौटंकी यही सरकार करती है। और मद्य निषेध विभाग भी इसी सरकार का है और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन करने का विभाग भी। क्या हरामखोरी इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है, ये आप जरा सोचिए, समझिए। शराब वाला कब से वैध कानून? पहले शराब बेचना हमारे यहां पर बहुत घृणित काम माना जाता था। शराब बनाना और शराब बेचना ये हमारे यहां पर घृणित माना जाता था। पिछले दिनों मैंने एक बात उठाई कि भाई जो शराब बेचने वाले लोग हैं, वो व्यापारी जो है वो अत्याचारी हैं, वो माफिया हैं और वो मौत के सौदागर हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां भी की कि बोले बाबा जी वो तो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। पहले शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित माने जाते थे, गैर कानूनन माने जाते थे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था करोड़ों वर्षों पुरानी है, उसमें कभी भी शराब को वैधता नहीं थी, माने उसको गैर कानूनन माना जाता था शराब बनाना और उसकी बिक्री करना। तो वो शराब वाला कानून कब 1840 से आया स्वामी जी, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये पहले सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट टैक्स एक्ट होता था, जिसमें शराब और ये नमक दोनों आते थे। तो 1840 से शुरू हुआ ये इस देश में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1840 से पहले भारत में शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित काम माने जाते थे, दंडनीय अपराध माने जाते थे। आज शराब बेचने वालों को, शराब बनाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है और कानूनन उसको वैध माना जाता है। इसलिए मतलब अभी बीच में 2-4 बात और कहनी है हमको। एक बात हम कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम करेगा, चाहे देश बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, अत्याचार हो, देश का यौवन बर्बाद हो जाए, देश का बचपन नशों में बर्बाद हो जाए, उनके लिए कानून अपना काम करेगा। कानून कहता है शराब बनाओ, कानून कहता है तंबाकू खूब उगाओ, खूब बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को, बहनों को, बेटियों को, सबको खिलाओ। हम कहते हैं कि कानून सबसे बड़ा नहीं होता, देश सबसे बड़ा होता है। देश सबसे बड़ा होता है और जो कानून देश के खिलाफ है उनको बदल देना चाहिए। तो ये एक दर्शन है। हम कहते हैं कानून सबसे बड़ा नहीं, देश सबसे बड़ा होता है। देश अपना काम करेगा और देश से बड़ा कोई नहीं होता है। ये अंतर है, ये है कानून व्यवस्था में। और अभी उसमें थोड़ा 1-2 बातें और हम जोड़ देना चाह रहे हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके कारण से देश के 3 से 4 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और करीब 10 करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। आप सोच सकते हो कितना। ये मैंने एक बार दैनिक भास्कर में पूरा का पूरा इसके ऊपर पूरा फ्रंट पेज आधा भरा हुआ था और उसकी पूरी स्टडी मैंने की, आज से 3 साल पहले की बात है। तो करीब 10 करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। 3.5 से 4 करोड़ लोग तो उसके अंदर सीधे जुड़े हुए हैं, फिर उनके गवाह और उसके वकील, कुल मिलाकर के हर परिवार का एक सदस्य औसतन। ये हालात क्यों है, इसका थोड़ा सा बताते हैं आपको। कि लोग कहते हैं ना बाबा कानून में क्या बदलने की जरूरत है, कानून तो अपना काम कर रहा है, कानून तो सबसे बड़ा होता है, कानून को बदलने की बात करोगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे। ये इंडियन एविडेंस एक्ट बना 1890 में और 1890 में अंग्रेजों ने ही बनाया इसको। अंग्रेजों के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि भारत की न्याय व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। तो भारत की न्याय व्यवस्था क्या थी और अंग्रेजों ने उसको कैसे खत्म किया। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में एक ही छोटी कहानी सुनाता हूं। हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होती थी। एक राजा का नाम आपने सुना, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
बहुत न्यायप्रिय राजा। हमारे देश के किसी भी राजा की कहानी आप पढ़ना तो पहला ही वाक्य मिलेगा, वो न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था। हर राजा इस देश में न्यायप्रिय हुआ, माने न्याय देने का काम इस देश में राजा करता रहा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में 2 महिलाएं आई। एक बार एक मुकदमा आया, 2 महिलाएं थी, एक बेटा था। एक मां कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी मां कहती थी मेरा बेटा है। राजा के सामने मुकदमा पेश हुआ तो राजा ने उसका न्याय करने के लिए कहा कि तलवार लाओ और आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो तुरंत असली मां चिल्लाने लगी, नहीं नहीं इसको काटो मत, लगे तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो। राजा समझ गया असली मां यही है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकती। तो नकली मां से बेटा छीनकर असली मां को दे दिया। 2 मिनट में पूरे मुकदमे का फैसला हो गया। ये थी भारत की न्याय व्यवस्था, जिसमें न्याय मिलता था और तत्काल मिलता था, इमीडिएट। अब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जरा इस मुकदमे का अध्ययन किया जाए। अंग्रेजों का इस देश में एक चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जिसको कहते हैं। फिर एक चलता है इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता जिसको कहते हैं। तो आईपीसी और इंडियन साक्ष्य अधिनियम माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर यही मुकदमा किसी भी अदालत में आ जाए तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि 20 साल तक ये मुकदमा चलेगा, तय नहीं हो पाएगा कौन असली मां है कौन नकली मां है। हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं और बेटा भी बड़ा जवान होके स्वर्गवासी हो जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ये है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। साक्ष्य के साथ में सत्य नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, अब इसमें साक्ष्यों के साथ सत्य को जोड़ना चाहते हैं, संशोधन वाली जो बात है। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाहते हैं। गवाह और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं। गवाह भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से चूंकि गवाह बदल जाते हैं, गवाह पता है कैसे बदलते हैं? पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवाह खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे ऊपर अत्याचार करके लिखवा लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा, क्योंकि हर गवाह यही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर दबाव डाला, मैं क्या करूं, मैंने मजबूरी में लिख दिया। अदालत में जाकर हर गवाह ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में कन्विक्शन रेट 5% है। कन्विक्शन रेट समझते हैं? 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ 5 को ही सजा होती है, 95 को सजा होती ही नहीं है। वो कभी ना कभी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें 5 को ही सजा होती है और 95 छूटते हैं, इसका माने न्याय के नाम पर इसका माने या तो 95 मुकदमे झूठे, या सरकार झूठी, या पुलिस व्यवस्था झूठी, या न्याय व्यवस्था कमजोर। ये इंडियन एविडेंस एक्ट ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्व का नहीं है, सबूत, गवाह वो महत्व का है। कई बार पुलिस ऑफिसर कहते हैं सत्य क्या है हमें मालूम है, लेकिन गवाह नहीं है, क्या करें? सबूत नहीं है, क्या करें? न सजा दिलवा सकते हैं, न सजा किसी की करवा सकते। तो समस्या हमारे देश में ये, और न्यायाधीश को सत्य की पहचान करने के लिए बिठाया जाता है। वो न्यायाधीश भी सबूत और गवाह के आधार पर सत्य को खोजता है। आपको मालूम है, न्यायाधीश भी सबूत देखेगा, गवाह देखेगा, तब सत्य की पहचान करेगा। सत्य तो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं होती, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। एक उदाहरण दे दूं आपको, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का कैसा मजाक इस देश में चल रहा है। आपने देखा बंबई में 26 नवंबर को जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर और सैकड़ों लोगों को मार डाला, उनमें से एक बचा है। एक बचा है कि नहीं? अब उसके ऊपर नौटंकी चल रही है कि नहीं? हमारे को सत्य मालूम है कि इसने 87 लोगों को मारा या पता नहीं 67 लोगों को मारा,
खत्म कर देना चाहिए अब तक उस मुकदमे को। 10 मिनट का काम है। अब उसमें सबूत खोजे जा रहे हैं, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, उनको पकड़कर लाया जा रहा उसके सामने पेश किया जा रहा है, और वो मक्कार आतंकवादी मजाक बना रहा है, हंस रहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था पर हंस रहा है। और दुर्भाग्य से वो न्याय व्यवस्था हमारी नहीं है, वो अंग्रेजों की है। तो अंग्रेजों की बनाई गई ये न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। और ये सुधार आप हम मिलकर ही कर पाएंगे। कोई राजनीतिक दल अगर इनको करना चाहता तो 62 साल में अब तक हो गया होता। राजनीतिक दलों को कुछ पड़ी नहीं है। उनको लगता है कि पुलिस का जैसा इस्तेमाल अंग्रेज करते थे वैसे ही आज राजनीतिक दल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टर का इस्तेमाल जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही आज भी करते। मैंने एक पुलिस अधिकारी को, बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, उसको ये कहते जब मैंने सुना तो मुझे, बहुत सीनियर ऑफिस अधिकारी पुलिस के, कि राजनेता पुलिस को अपनी रखैल की तरह प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था नहीं बदलते। बिल्कुल इतने ज्यादा घटिया बात ये। और कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि ये व्यवस्था हमारी बदलनी चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेज प्रयोग करते थे पुलिस का अत्याचार करने के लिए, वैसे ये लोग कर रहे हैं। ये तो आज हमारी इस देश के करोड़ों लोग ताकत बन गए हैं, नहीं तो हमें यहां 1 मिनट नहीं बैठने दे यहां पतंजलि योगपीठ में। मुझे बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी आपको भी शंकराचार्य जी की तरह उठा करके जेल में ठोक देंगे। मैंने कहा हम ताल ठोक के कहते हैं, जिसकी हिम्मत है आकर के ठोक के दिखाए जेल के अंदर, फिर हम दिखाएंगे। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी ये गवर्नमेंट आपके खिलाफ ये कर देगी, ये गवर्नमेंट वो कर देगी। मैंने कहा मैं जो ईश्वरीय कानून व्यवस्था है और जो मानवीय कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से मानता हूं, और मैं एक भी काम गैर कानूनन नहीं करता। लेकिन कोई षड्यंत्र करके हमें जेलों के अंदर ठोकेगा, उस दिन हम बता देंगे कि कानून क्या होता है। तो इस देश में ये हिम्मत करने वाले तो कितने लोग होंगे जिनके साथ करोड़ों लोग खड़े होंगे। आज ये माना कि देश के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े, लेकिन एक बेचारे गरीब आम आदमी को कभी भी रात को 12 बजे जाकर के पुलिस उठा ले जाती है और उसको थाने में ठोक देती है। 6-6 महीने जमानत नहीं होती है, 12-12 सालों तक लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। आप कह दो और कुछ कहना है? मुझे तो बस ये एक आखिरी ही बात कहनी है कि हिंदुस्तान में इस बात को गंभीरता से, क्योंकि मैं बीच में इसलिए बोला कि ये बात बीच में आ रही थी, इसलिए मैंने इस बात को कहा। आपको सिर्फ ये चिंतन करने के लिए एक बात मैंने कही कि भारत की पूरी न्याय व्यवस्था, दुर्भाग्य से अंग्रेजी न्याय व्यवस्था, भारत का तो उसमें कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था जो आज हमारे देश में चल रही है, इसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 5% है। इस बात को ध्यान रखिए। माने 100 मुकदमे अगर किए जाते हैं तो 5 को ही सजा होती है, 95 उसमें से छूट कर निकल जाते हैं, चाहे वो बलात्कार के अपराधी हों, चाहे मर्डर के अपराध। आपको मालूम है बड़े बड़े क्रिमिनल्स इस देश में चुनाव लड़ लेते हैं, मर्डर करने के बाद चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि सबूत उनके पक्ष में होते हैं और गवाहों को वो फोड़ लेते हैं। तो सबूत और गवाह के आधार पर चलने वाली इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, गवाह अगर कमजोर है तो या तो बिकेगा या डर में टूटेगा, और सबूत तो कभी भी बदले जा सकते हैं। आपको मालूम